नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। The compensation is to be funded out of the rate structure itself or out of some special cess. Once this question is answered, then the rate structure can be determined independently. जीएसटी की बैठक में टैक्स की 4 दरों और महंगे सामान पर सेस लगाने की सहमति, लेकिन रेट स्ट्रक्चर पर मतभेद कायम। मुनाफा वसूली के दबाव में 67 पॉइंट गिरा सेंसेक्स, लेकिन कमजोर बाजार में भी एंड्योरेंस टेक की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग, पहले ही दिन 37% की कमाई। Congratulations. करण जौहर की सफाई के बाद भी ये दिल की रिलीज पर मुश्किल बरकरार। मुंबई में मेट्रो सिनेमा पर प्रदर्शन कर एमएनएस ने फिर दी सिनेमाघरों को फिल्म न चलाने की धमकी। आखिरी थम्स अप खत्म, मैं कुछ और लाती हूँ। विवादों के सुल्तान सलमान अब नहीं करेंगे कुछ। तूफानी सूत्रों के हवाले से खबर, थम्स अप ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का किया फैसला। कल पार्शनाथ के बाद आज यूनिटेक पर चला सुप्रीम कोर्ट का हंटर। पोजीशन में देरी पर कोर्ट ने सुनाया फरमान। 4 हफ्तों में 38 घर खरीदारों के पैसे लौटाए बिल्डर। बीएमडब्ल्यू ने भारत में उतारी 3 सीरीज की ग्रांड टूरिज्मो कार की कीमत करीब 43 लाख रुपए। 2020 तक हर तीसरा शख्स वॉइस से करेगा इंटरनेट का इस्तेमाल। आईटी रिसर्च कंपनी गार्टनर की भविष्यवाणी, 4 साल में हर जिंदगी में होगी गूगल और अमेजॉन की दखल। आवाज एट 9 की शुरुआत करते हैं जीएसटी के साथ, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में कमोबेश इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि जीएसटी के तहत टैक्स की अलग अलग 4 दरें होंगी और महंगे सामान पर सेस भी लगाया जाएगा। लेकिन जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर, सेस लगाने के प्रस्ताव और टैक्स अधिकारियों के नियंत्रण के मुद्दे पर राज्यों के साथ पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। नतीजतन जीएसटी काउंसिल की 3 दिन तक प्रस्तावित बैठक 2 ही दिन में खत्म हो गई। यह तय किया गया कि अब 3 और 4 नवंबर और उसके बाद 9 और 10 नवंबर को काउंसिल की बैठक फिर होगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर सामान को महंगा नहीं होने देना और टैक्स का बोझ भी नहीं बढ़ने देना है तो टैक्स की दरों का अलग अलग होना जरूरी है। The source of funds on basis of which the compensation to the losing states will be funded. On this issue, we have virtually converged towards a consensus. आज की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे वित्त मंत्री ने सीएनबीसी आवाज ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पूछे गए सवाल के उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर टैक्स की दरें तय करने का पैमाना क्या होगा, तो वित्त मंत्री ने कहा कि जिन सामानों पर दरें कम हैं उन्हें उसी दायरे में रखा जाएगा। अभी जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है ये फाइनल नहीं है, स्वाभाविक है कि इसमें बहुत बदलाव आएगा, लेकिन उसमें प्रयास ये है कि जो मौजूदा टैक्सेशन स्थिति है, जितनी लायबिलिटी टैक्स पेयर पे है, उसको उसके नजदीक ब्रैकेट के अंदर फिट किया जाए। उदाहरण, जो 0 रेटेड आइटम्स हैं वो 0 रहे, जो 3 और 6% के बीच में हैं वो 6% वाले स्लैब में फिट हो जाए। तो इस खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब आज की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी मुद्दे पर कोई अंतिम सहमति जिसे हम कहें वो बन नहीं पाई है। दिन भर चली इस बैठक के दौरान कुल मिलाकर मोटे तौर पर 3 एजेंडे आए। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विवादास्पद एजेंडा यह था कि आखिर जीएसटी लागू होने के बाद किस सामान पर कितना टैक्स लगाया जाए। तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि सोने और महंगी ज्वेलरी पर 4% टैक्स लगाया जाए, बेहद जरूरी आइटम पर 6%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर 12%, सामान्य सामानों पर 18% और जो लग्जरी गुड्स है उस पर 26% का टैक्स लगाया जाए। कमोबेश सहमति लगभग बन गई कि टैक्स
टैक्स की दरें अलग अलग होंगी। टैक्स का स्ट्रक्चर जो केंद्र सरकार पेश कर रही है उस पर कमोबेश सभी राज्य सहमत हो गए, लेकिन इस पर सहमति अभी नहीं बनी है कि टैक्स की दरें आखिर क्या होंगी, अधिकतम दरें क्या होगी, न्यूनतम दरें क्या होंगी और किस टैक्स ब्रैकेट के अंदर कौन सा सामान आएगा। इस पर फैसला अगली बैठक में या उसके बाद वाली बैठक में होने की संभावना है। दूसरा मुद्दा ये आया कि जो काफी लग्जरी आइटम है या फिर टोबैको जैसे प्रोडक्ट हैं उस पर टैक्स की दरें क्या हो, तो वहां पर भी एक कमोबेश सहमति लगभग बन गई है कि जो टैक्स की अधिकतम दरें होंगी उसके ऊपर से सेस लगाया जाएगा और सेस लगाकर उन सामानों पर ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा और उस टैक्स से जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के तौर पर किया जाएगा, लेकिन उससे कितना होगा उस पर अभी सहमति नहीं बनी है। तीसरा मुद्दा यहां पर यह आया कि जो टैक्स पेयर हैं उन पर नियंत्रण किसका होगा, क्या केंद्र सरकार के टैक्स के अधिकारियों का होगा कि राज्य सरकार के टैक्स के अधिकारियों का होगा। तो वहां पर यह तय किया गया कि जो लोग जो सर्विस टैक्स भी देते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी चुकाते हैं, उनके ऊपर किसी एक ही एसएससी का, किसी एक ही टैक्स अधिकारी का नियंत्रण होगा। वो केंद्र सरकार का होगा कि राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन सहमति लगभग बन गई है इस सिद्धांत पर कि एक टैक्स पेयर के ऊपर एक ही टैक्स अधिकारी का नियंत्रण होगा। इन तीन मुद्दे सामने आए, किसी पर अंतिम सहमति नहीं बनी, लेकिन सहमति बनने के कगार पर लगभग पहुंच चुका है मामला। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो लगभग सहमति बनने के कगार पर है। इधर सेस के मसले पर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद को लेकर खैतान एंड कंपनी के ईडी निहाल कोठारी का कहना है कि राज्य सिर्फ अपनी आमदनी सेंटर के पास जाने पर बहस कर रहे हैं, जबकि जीएसटी आने से उनके कुल रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। जीएसटी का पूरा बेस है ना वो बढ़ जाएगा और उसमें राज्यों के पास भी जितने भी ये सेवाएं हैं उनके ऊपर टैक्स उनके पास आएगा, तो उससे राज्यों की इनकम तो बढ़ने ही वाली है। और जिस हिसाब से जो जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा कंप्यूटर के थ्रू, उसमें कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएगी और उनके पास एटलीस्ट 2 से 3% तो उनका रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाएगा। जनसन ज्वेलरी इंडस्ट्री जीएसटी का स्वागत कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री की सर्वोच्च संस्था जीजेईपीसी चाहती है कि उसके लिए 1.25% की दर तय की जाए। जीजेईपीसी के चेयरमैन प्रवीण शंकर पंड्या से बात की हमारी संवाददाता निधि राय ने। जब हम सिर्फ डोमेस्टिक में बेचने जाते हैं तो वो इनवॉइस वैट की जगह जो अभी एक्साइज में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे प्रोविजंस डाले हुए हैं, तो वो प्रोविजंस को ही लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि फाइनल सेल पे जो है, यदि डोमेस्टिक मार्केट में हो रही है ज्वेलरी का सेल, तो उसमें हमारा रिकमेंडेशन है कि 1.25% का होना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैट 1% था जो ये कलेक्ट कर रहे थे अभी तक। कल की तूफानी तेजी के बाद शेयर बाजार में थोड़ा सा दबाव नजर आया। हालांकि अच्छे ग्लोबल संकेतों से आज शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के दबाव से चंद मिनटों के अंदर ही बाजार ने अपनी बढ़त गंवाई। बाजार में दिन भर आज उतार चढ़ाव बना रहा। एफएमसीजी, बैंक, ऑटो शेयरों में आज बिकवाली का दबाव रहा। वहीं इंफ्रा, आईटी, फार्मा सेक्टर में हल्की खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के आखिर में आज सेंसेक्स 66 पॉइंट और निफ्टी 19 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई। इधर बाजार में आज एंड्योरेंस टेक की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई। 472 रुपए के इशू प्राइस वाला शेयर एनएसई पर 21% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 572 रुपए पर हुई। शेयर यही नहीं रुका, बल्कि ये 37% बढ़कर 647 रुपए पर बंद हुआ। लिस्टिंग के मौके पर कंपनी के एमडी अनुराग जैन ने बताया कि फिलहाल उनका फोकस बाजार के बड़े ग्राहकों तक अपनी सप्लाई पहुंचाने पर है। जो अदर कस्टमर्स हैं, हम चारों अपने प्रोडक्ट सेगमेंट्स जो कास्टिंग है, ब्रेकिंग है, ट्रांसमिशन है और सस्पेंशन है, हम अपने चारों प्रोडक्ट इन 2 व्हीलर ओईएम्स को सप्लाई करें और अपना शेयर ऑफ बिजनेस में ग्रोथ करें। तो ये हमारा फोकस रहेगा फ्यूचर में। पेप्सिको के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस की बॉटलिंग करने वाली कंपनी वरुण बेवरेज ने अपना आईपीओ इशू करने का ऐलान किया है। यह आईपीओ 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के लिए होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 440 रुपए से 454 रुपए तक रखा गया है। आईपीओ से कंपनी 1013 करोड़ तक जुटाना चाहती है। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा 74% तक रह जाएगा। देखते हैं सीएनबीसी आवाज संवाददाता वरुण दुबे की कंपनी के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। ये करीब 1150 करोड़ का इशू है और इसको बेसिकली हम डेट रिडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अपना डेट कंपनी का कम करना चाह रहे हैं। इससे करीब
700 करोड़ डेट कम हो जाएगा और उसके बाद करीब 1600 करोड़ डेट रह जाएगा कंपनी के अंदर। उसमें से 600 करोड़ लॉन्ग टर्म डेट है जो हमने पेप्सिको को देना है, वो इंटरेस्ट फ्री है। इधर 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ खुलने वाला है। इसका प्राइस बैंड 750 रुपए से 775 रुपए तक तय किया गया है। कंपनी का कहना है कि इससे मिली रकम का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में किया जाएगा। ये इशू हमारा 3000 करोड़ का है, टोटल प्राइमरी है, ना पीएनबी ना कार्लाइल इसमें बेच रहा है। अगर जो हमने वैल्यूएशन लगाई है उसके अनुसार चले तो पीएनबी अबाउट 38 से 39% पे आएगा और कार्लाइल 36-37% पे होगा। और ये पूरा का पूरा जो कैपिटल है हमारे लिए ग्रोथ कैपिटल है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अपना बढ़ाना है। हम केवल 32 सिटीज में हैं आज के दिन में, हमारे पास 48 ब्रांचेज हैं, तो ये ग्रोथ कैपिटल है। कल पार्श्वनाथ और आज यूनिटेक। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के इन दोनों डेवलपर्स को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक को 38 घर खरीदारों के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। वजह है पोजीशन में देरी। हालांकि यूनिटेक ने खरीदारों को 2017 तक पोजीशन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन खरीदारों ने यूनिटेक का भरोसा न कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यूनिटेक ने अब तक निवेशकों के पास 15 करोड़ रुपए जमा किए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद यूनिटेक को 4 हफ्तों में 2 करोड़ रुपए और जमा करने होंगे। और साल 2020 तक बोलते ही करेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल, बोलकर ही करेंगे। बताएंगे कैसे एक आईटी रिसर्च कंपनी ने इस चीज की है तैयारी। फिल्म निर्माता करण जौहर की मुश्किलें थम नहीं रही है। करण जौहर की सफाई के बाद पीएमएनएस ने आज मुंबई में मेट्रो सिनेमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में 12 कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। उन्होंने सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की और धमकी दी है। उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर सिनेमा हॉल फिल्म दिखाएंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। महाराष्ट्र के अलावा गोवा, कर्नाटक, गुजरात में भी फिल्म ए दिल है मुश्किल का विरोध हो रहा है। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान है। इसको लेकर करण ने सफाई दी थी कि जब वो फिल्म बना रहे थे तब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अलग थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आगे भविष्य में वो पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन एमएनएस ने सीधे धमकी दी है और कहा है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तानी कलाकारों के फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। हमने ये तय किया है कि किसी भी हमारा ये निर्णय हुआ है कि किसी भी प्रकार से हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस विषय को लेकर हमारी भूमिका कायम है। पाकिस्तानी कलाकार जिस फिल्म है उस फिल्म को हम रिलीज होने देंगे नहीं। सलमान खान अब आपको कुछ तूफानी करते नजर नहीं आएंगे, कम से कम थम्स अप के विज्ञापन में तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक कोका कोला इंडिया ने सलमान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटाने का फैसला किया है। खबर यह भी है कि अब उनकी जगह रणवीर सिंह ले सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोका कोला खुद को यंग जनरेशन का ब्रांड मानती है और 50 साल के सलमान की जगह अब वो रणवीर सिंह जैसे युवा स्टार को चाहती है। सलमान पिछले 4 सालों से थम्स अप का विज्ञापन कर रहे थे। अगर सलमान खान की बात करें तो इस वक्त वो देश के सबसे महंगे विज्ञापन मॉडल्स में से एक हैं। वो हर एंडोर्समेंट के लिए साल भर में 5 करोड़ रुपए लेते हैं। इस वक्त उनके पास रिवाइटल, व्हील वॉशिंग पाउडर, सुजुकी मोटरसाइकिल, यात्रा.com, डिक्सी स्कॉट अंडरवियर बनियान, स्प्लैश और रिलैक्सो जैसे विज्ञापन मौजूद हैं। इधर चिंकारा शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट से बरी हो चुके बॉलीवुड स्टार सलमान खान दोबारा मुश्किल में पड़ सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 1998 के 2 अलग अलग मामलों में इसी साल 25 जुलाई को सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी किया था। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार अभी तक मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है और एनजीटी इससे आहत है। एनजीटी ने चेतावनी भी दी है कि अगर उसके 21 सितंबर के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हर सरकारी विभाग को 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की ये रकम लापरवाह अधिकारियों से वसूली जाए। एनजीटी ने कहा है कि हर जोन का अधिकारी 3 कॉलोनी की लिस्ट रखे जिसमें अवैध कॉलोनी भी शामिल हो। इस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए हर तरह के उपाय करे। हेल्थ एक्टिविस्ट गौरव बंसल का कहना है कि एनजीटी का आदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से डेंगू की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
आज जब मैटर लगा हुआ था ये डेंगू वाला, तो एनजीटी ने कोर्ट में सबसे पूछा गया कि सारी अथॉरिटीज से कि हमें एक ऐसा शहर, एक ऐसा कॉलोनी बता दीजिए जहां पर आप बिल्कुल हर तरीके से काम कर रहे हैं। शर्म की बात है कि सारे ऑफिसर्स एक दूसरे की बगलें ताकते रहे, मगर किसी के पास इस बात का आंसर नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वायरस से बचने के लिए अपने 6.25 लाख ग्राहकों के एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। बैंक का कहना है कि दूसरे बैंकों के एटीएम पर इस्तेमाल के दौरान ये कार्ड वायरस का शिकार हुए हैं। कार्ड ब्लॉक करने के बाद बैंक ने ग्राहकों को ईमेल भेजकर नए कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कहा है। आईटी रिसर्च और एडवाइजरी की टॉप कंपनी गार्टनर का कहना है कि 2017 के बाद टेक्नोलॉजी आपकी दुनिया को तेजी से और पूरी तरह से बदलने वाली है। मसलन सामने कोई स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन आप इंटरनेट सर्फिंग करेंगे। देखिए गार्टनर की ये बड़ी भविष्यवाणी। 2020 तक 10 करोड़ कंज्यूमर पोकेमॉन गो जैसी ऑगमेंटेड रियलिटी में शॉपिंग करेंगे। मतलब अगर आपको फर्नीचर लेना हो तो आप अपने घर के कोने में वर्चुअल फर्नीचर को सेट करके देख पाएंगे कि वो फिट है या नहीं। 2020 तक 30% लोग बिना स्क्रीन के वॉइस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट सर्फिंग करेंगे, यानी गाड़ी चलाते, खाना बनाते, लोगों से मिलते जुलते सर्फिंग भी होगी। 2021 तक हर आदमी की 20% गतिविधियों में चोटी के 7 डिजिटल जायंट्स शामिल होंगे। आज के टॉप 7 डिजिटल जायंट्स हैं गूगल, एप्पल, अमेजॉन, बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट। मतलब लोग जो भी करेंगे उनमें उस वक्त के ऐसे जायंट्स की हिस्सेदारी होगी। 2020 तक 40% कर्मचारियों को फिटनेस ट्रैकर पहनाकर उनकी सेहत की देखभाल का खर्चा कम किया जाएगा। कंपनियां अपने कर्मचारियों को फिटनेस ट्रैकर पहनाएंगी और उनसे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल कर उनकी सेहत का ख्याल रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और BMW ने भारत में उतारी अपनी 3 सीरीज की ग्रैंड टूरिज्मो। बताएंगे कार की खासियत इस ब्रेक के बाद। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए BMW इंडिया ने नई 3 सीरीज ग्रैंड टूरिज्मो लॉन्च कर दी है। नई ग्रैंड टूरिज्मो की कीमत 43,30,000 से 44,50,000 रुपए के बीच है। नई 3 सीरीज ग्रैंड टूरिज्मो पहले के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और डायनामिक है। कंपनी अब इसमें पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दे रही है। ग्रैंड टूरिज्मो के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन है। दिवाली पर सस्ता चाइनीज सामान खरीदें या नहीं, अब ये सवाल बाजार पर असर दिखा रहा है, खासकर दिवाली गिफ्ट के बाजार में। क्या है इसकी वजह, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दिल्ली की सदर बाजार की रौनक बता रही है कि दिवाली करीब है। दुकानें सज चुकी हैं और खरीदार पहुंच रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन एक नया सवाल जरूर है कि दिवाली गिफ्ट में क्या खरीदें, इंडियन या चाइनीज। बाजार में दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन 50 रुपए से लेकर 500 रुपए की रेंज में वैरायटी तो चाइनीज प्रोडक्ट्स में ही है। चाइना से आए लैम्प शेड, क्रिस्टल आर्ट पीस, लक्ष्मी गणेश और बुद्ध की मूर्ति के अलावा क्रॉकरी में खास डिजाइन मौजूद है। इसकी एक्चुअली फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लोगों को डेकोरेशन में ये ज्यादा पसंद करते हैं और रेट भी हमारे बहुत रीजनेबल है, बाजार से बहुत कम रेट है। इंडियन हम रखते नहीं है, टोटल इम्पोर्टेड चाइनीज आइटम है। चाइनीज सामान में भले कम कीमत और ज्यादा वैरायटी मिले, इस दिवाली भारतीय प्रोडक्ट्स का जोर है। गिफ्टिंग के लिहाज से बीकानेर और जयपुर की मशहूर मीनाकारी वाले बर्तन, मसलन ड्राई फ्रूट्स ट्रे और पूजा थाली लोग खूब पसंद कर रहे हैं। व्हाइट एंड ब्लैक मेटल के आर्ट पीस की भी अच्छी डिमांड है। देश में बने इन गिफ्ट आइटम्स की कीमत 120 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक जाती है। इंडियन की मार्केट को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इंडियन माल अच्छे से अच्छा बिक सके, क्योंकि वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है। दो इंडिया थिंग्स आर वेरी मच गुड, क्योंकि इंडियन एक चीज कहते हैं ना बहुत स्ट्रांग होती है, तो स्ट्रांग के लिए तो स्ट्रांग मनी यू हैव टू स्पेंड फॉर दैट। सोशल मीडिया पर देशभक्ति और चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। ऐसे में कौन चाहेगा कि गिफ्ट में चाइनीज सामान देकर फजीहत मोल ली जाए। इसलिए व्यापारियों की संस्था कैट भी बिक्री में 30% तक गिरावट की आशंका जता रही है। दिवाली के मौके पर चीनी सामानों से लोगों का मुंह फेरना कई भारतीय कारोबारियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। आलम यह है कि जो दिवाली इन कारोबारियों को 3 महीने पहले तक मुनाफा लाती हुई दिखाई दे रही थी, वही अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली।
आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। सुहागनों ने दिन भर कठिन व्रत रखा और पति के लिए लंबी उम्र की कामना की। परंपरा के मुताबिक सुहागनों ने छलनी में चांद देखा, उसके बाद पतियों ने अपने हाथ से पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाया। सीमा पर तैनात जवानों की पत्नियों ने अपने पति की तस्वीर देखकर आज अपने व्रत खोले हैं। आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं करवा चौथ की इन सुंदर तस्वीरों के साथ।